कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र 2 अंक के प्रश्नों का ये दूसरा भाग है और पूरा वीडियो जो 2 अंक वाला है वो 2 भागों में ही बना है। आप परीक्षा के हिसाब से इन दोनों वीडियो को देखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। तो देखिए मूल मात्रक एक तरफ लिखा है, एक तरफ व्युत्पन्न मात्रक है। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहाँ का है। फिर ये मात्रक पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। एसआई में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या असीमित होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं। अगला प्रश्न है फायरिंग करते समय गोली को ठीक लक्ष्य पर दागने की बजाय उससे थोड़ा ऊपर दागना चाहिए, क्यों? तो यदि गोली को ठीक लक्ष्य पर दागा जाए तो गोली को जितने समय में लक्ष्य पर पहुंचना है चाहिए उतने समय में गुरुत्वाकर्षण जी के कारण वह कुछ नीचे आ जाती है। फलस्वरूप गोली को ठीक लक्ष्य पर नहीं टकराती है और गोली को लक्ष्य से थोड़ा ऊपर दागना चाहिए। तो इसका समझ लीजिए कि मान लीजिए ये लक्ष्य है और यहाँ से गोली चलाना है, तो यदि हम गोली को छोड़ते हैं, यदि सीधे ही छोड़ते हैं, लक्ष्य की ओर करके छोड़ते हैं, तो गुरुत्व के प्रभाव के कारण ये गोली थोड़ा नीचे टकराएगी, यहाँ टकराएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण, इसके भार के कारण ये थोड़ा नीचे की ओर आ जाएगी। और यदि हम इसको थोड़ा सा ऊपर, लक्ष्य से ऊपर लगाएंगे, तब तक ये नीचे आएगी तो ये लक्ष्य में ही जाएगी। तो सीधा सीधा ये है कि लक्ष्य में पहुंचते पहुंचते गोली अपने लक्ष्य से थोड़ा नीचे आ जाती है, इसलिए हमें उसको लक्ष्य के ऊपर दागना चाहिए। अगला है किसी स्थिर बस के एकाएक चल पड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, क्यों? तो खड़ी हुई बस के एकाएक चल पड़ने से बस में बैठे यात्री के शरीर का निचला सिरा भी चल पड़ता है, निचला हिस्सा भी चल पड़ता है जो सीट से जुड़ा होता है, किंतु शरीर का ऊपरी भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रह जाता है। इसलिए यात्री को पीछे की ओर ऐसा लगता है कि वो पीछे की ओर गिर गया है। चलिए अगला प्रश्न है सीमांत घर्षण से क्या तात्पर्य है? तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर ठीक गति करने की स्थिति में होती है, अर्थात चलने की स्थिति में होती है, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले अधिकतम घर्षण बल को सीमांत घर्षण कहते हैं। तो यहाँ पर यह समझना है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर ठीक चलने को तैयार होती है तो उन पृष्ठों के मध्य लगने वाला घर्षण बल का अधिकतम मान सीमांत घर्षण कहलाता है। फिर अगला है अंतरिक्ष में घोड़ा गाड़ी को नहीं खींच सकता, क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में घोड़े अथवा गाड़ी को चलाने के लिए आवश्यक बल के लिए प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता है और इसके कारण वो अंतरिक्ष में घोड़ा गाड़ी को नहीं खींच सकता है। अगला प्रश्न है 1 जूल से आप क्या समझते हैं? तो यदि 1 न्यूटन बल लगाकर किसी वस्तु की बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल होता है। आप इसको सूत्र से भी बता सकते हैं। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर ये है वस्तु में कितना बल लगाना है 1 न्यूटन का, और 1 न्यूटन बल लगा करके उसको कितना विस्थापित करना है 1 मीटर, तो उस पर जो कार्य किया जाएगा उस कार्य का मान कितना हो जाएगा 1 जूल। तो वही है 1 न्यूटन बल लगाकर किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित करने में किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है संघट्ट से क्या तात्पर्य है? संघट्ट के दौरान किन किन भौतिक राशियों का आदान प्रदान होता है? तो 2 वस्तुओं का आपस में टकराना या उनके मध्य अन्योन्य क्रिया का होना संघट्ट कहलाता है। संघट्ट के दौरान वस्तुओं का संवेग और गतिज ऊर्जा में आदान प्रदान हो जाता है। तो यहाँ पर समझना है 2 वस्तुओं का टकराना या उनके मध्य अन्योन्य क्रिया होना ही क्या कहलाता है? संघट्ट। और इसमें गतिज ऊर्जा और संवेग का आदान प्रदान होता है। अगला है संघट्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो संघट्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यास्थ संघट्ट, इनमें निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। और दूसरा है अप्रत्यास्थ संघट्ट, इसमें संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है। फिर अगले प्रश्न में देखते हैं क्या संघट्ट के लिए पदार्थों का संपर्क आवश्यक है?
संघट्ट में दो टकराने वाले पिंडों में भौतिक संपर्क होना आवश्यक नहीं है कि आपस में वो टकराएं। उदाहरण के तौर पर रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में अल्फा कण नाभिक से भौतिक संपर्क नहीं करता, बल्कि अल्फा कण और नाभिक के बीच स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल के कारण अल्फा कण नाभिक कुछ दूर से ही प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये भी है, ये एक नाभिक है स्वर्णपत्र का, क्योंकि अल्फा कण प्रयोग में स्वर्णपत्र लिया गया था, तो यहाँ नाभिक है। और इस नाभिक में कौन सा आवेश होता है? धनावेश। यहाँ से अल्फा कण आता है, इसमें भी कैसा होता है? धनावेश। तो जब ये यहाँ आता है तो यहाँ बिना टकराए ही ये प्रतिकर्षित होकर के इधर चला जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। तो यहाँ भौतिक संपर्क तो हुआ नहीं, तब भी एक दूसरे को प्रभावित कर दिया। तो संघट्ट के लिए भौतिक संपर्क का होना जरूरी नहीं है, बिना भौतिक संपर्क के भी संघट्ट हो सकता है। जैसे अल्फा कण किसी नाभिक के पास जाता है तो उसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे वह बिना टकराए ही वापस लौट जाता है। तो इस तरह के संघट्ट को हम कह सकते हैं कि भौतिक संपर्क होना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य की माप किस प्रकार की जाती है? तो परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य की माप बल तथा विस्थापन के बीच ग्राफ खींचकर विस्थापन अक्ष से घिरे क्षेत्रफल द्वारा की जाती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं जिसमें एक तरफ हम क्या लिखते हैं, बल लिखते हैं, और एक तरफ हम क्या करते हैं, विस्थापन लिखते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। तो इस ग्राफ के बीच में जो क्षेत्रफल होगा तो वही क्षेत्रफल किसको बताएगा? कार्य को बताएगा। इस तरह से परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य बल और विस्थापन के बीच खींचे गए ग्राफ के क्षेत्रफल से ज्ञात कर लेते हैं। अगला है, दृढ़ पिंड किसे कहते हैं? तो यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल आरोपित करने पर उसके कणों में परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन ना हो, तो कोई भी पिंड है, इसमें हम यदि बल लगा रहे हैं और इसके कणों का विस्थापन नहीं हो रहा है, तो ऐसे पिंड को हम क्या कहेंगे? दृढ़ पिंड कहेंगे। अगला प्रश्न है, बल आघूर्ण किसे कहते हैं? इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं। तो सीधा सीधा ऐसा भी बोल सकते हैं, वह बल जिसके प्रभाव से कोई वस्तु घूमती है उसे हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। तो सीधा है, किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को बल आघूर्ण कहा जाता है। बल आघूर्ण बल के परिमाण और घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इस लाइन को आप चाहें तो लिखें या नहीं लिखें, जरूरी नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं कि बल आघूर्ण बराबर बल और अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ऐसे बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं, बल को एफ से दर्शाते हैं, क्रिया रेखा को आर से दर्शाते हैं। तो इस तरह से ये सूत्र हो गया। और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर हो गया, क्योंकि यहाँ पर बल है और यहाँ पर दूरी है, तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका विमीय सूत्र है। तो इसका जो विमीय सूत्र है ये mL2T-2 होता है। आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। बल का विमीय सूत्र mLT-2 होता है, इसका L होता है, तो LL 2 बार हो जाएगा। तो इस तरह से इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण से क्या तात्पर्य है? इसका एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसके विभिन्न कणों के द्रव्यमानों तथा घूर्णन अक्ष से उनकी संगत दूरियों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो ये इतनी लंबी लाइन कैसे देखेंगे? तो चलिए इसको पढ़ते हैं। आई माने जड़त्व आघूर्ण है, तो जड़त्व आघूर्ण क्या है? तो इसको समझ लेते हैं। एम माने हुआ विभिन्न कणों का द्रव्यमान, और आर का मतलब होता है संगत दूरियां और उसका वर्ग, और इसमें कोई चिन्ह नहीं तो गुणनफल, और ये हो गया योग। इस तरह से हमको परिभाषा करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण विभिन्न कणों के द्रव्यमान, उनके संगत दूरियों के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से हमको परिभाषा करना है जड़त्व आघूर्ण की, और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर समझना है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, आर का मतलब मीटर है, तो ये जो है ये साथ में क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर रहेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है। और इसका विमीय सूत्र होता है mL2T⁻0 है यहाँ।
इसके बाद अगला प्रश्न है जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व लिखिए। तो घूर्णन गति में वस्तु का जड़त्व आघूर्ण जितना अधिक होगा अवस्था परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। तो सीधा सीधा ये है कि जड़त्व आघूर्ण की निर्भरता ये बल आघूर्ण पर है। जड़त्व आघूर्ण अधिक तो बल आघूर्ण का मान भी क्या लगेगा, अधिक लगेगा। अगला प्रश्न है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड के द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है। तो जड़त्व आघूर्ण का ये सूत्र यदि आप याद कर लेंगे तो इसकी निर्भरता आपको लिखने में सरलता होगी। तो यहाँ पर देख लेना है आपको क्या हो गया। तो m माने पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और r का मतलब होता है अक्ष से दूरियाँ या द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। तो आप दूरी भी लिख सकते हो या द्रव्यमान का वितरण भी लिख सकते हो। तो इस तरह से इस पर निर्भर करता है। अगला है साइकिल के पहिए में स्पोक्स क्यों लगाए जाते हैं। तो पहिया आप साइकिल का देखे होंगे, ये बीच होगा, ये इसका टायर होता है। टायर के बीच में इस तरह के पट्टी लगी होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्पोक कहते हैं। तो स्पोक क्यों लगाए जाते हैं। तो स्पोक लगाने से इसका अधिकतम द्रव्यमान कहाँ पर हो जाता है, परिधि पर हो जाता है। द्रव्यमान परिधि पर अधिक होने से जड़त्व आघूर्ण का मान अधिक हो जाता है, जिससे पहिया एक समान गति से घूमता है और झटके नहीं लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझना है कि इसमें स्पोक क्यों लगाए जाते हैं। फिर से बता देते हैं। स्पोक लगाने से पहिए का अधिकतर द्रव्यमान कहाँ हो जाता है, इसके सिरों पर, परिधि पर हो जाता है, जिससे जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ जाता है और पहिया एक समान गति से घूमता है, झटके नहीं लगते हैं इसमें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दरवाज़ा खोलने का हैंडल दरवाजे से दूर लगा रहता है, क्यों। इससे क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी बढ़ जाती है, जिससे बल आघूर्ण का मान भी बढ़ जाता है और दरवाजे को आसानी से खोला जा सकता है। बल आघूर्ण का सूत्र हम पढ़े हैं, टाउ बराबर F इंटू R। तो यदि R का मान बढ़ेगा तो बल आघूर्ण का मान भी बढ़ जाएगा। तो यदि हम हैंडल को दूर लगाएंगे तो यहाँ पर क्रिया रेखा का मान बढ़ जाता है, जिससे बल आघूर्ण का मान भी बढ़ जाता है और वह आसानी से खुलता है। अगला प्रश्न है आघूर्णों का सिद्धांत लिखिए। तो यहाँ सिद्धांत यही है कि घूर्णी संतुलन में अक्ष के परितः वामावर्त आघूर्णों एवं दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग शून्य होता है। तो सीधा सीधा ये है कि मान लीजिए ये कोई पिंड है और इसको हम इधर की ओर घुमा रहे हैं और फिर यदि हम इसको उल्टा घुमाने लगे, मतलब इधर से भी हम घुमाने लगे, तो दोनों आघूर्णों का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मान लीजिए इधर आघूर्ण का मान 10 न्यूटन मीटर है, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, -10 न्यूटन मीटर हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो सीधा सीधा वामावर्त आघूर्णों और दक्षिणावर्त आघूर्णों का योग शून्य होता है, इसे ही आघूर्णों का सिद्धांत कहलाता है। फिर अगला है गोताखोर कूदते समय अपने शरीर को मोड़ लेता है, क्यों। तो ऐसा करने से जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो जाता है और कोणीय संवेग संरक्षण के अनुसार कोणीय वेग का मान बढ़ जाता है, जिससे उसे छलांग लगाने में आसानी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी की परिभाषा, मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। तो इसको इससे परिभाषा निकाल सकते हैं। ये F जो होता है ये इसका सूत्र होता है G, और ये क्या होता है M1, और क्या होता है M2 अपॉन में क्या हो गया R²। तो यहाँ पर जो है ये जो दूरी है ये कैसा होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। ये दोनों द्रव्यमान है वो कितने हो गए, एकांक हो गए। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि यदि दो पिंडों का द्रव्यमान एकांक हो, उनके बीच की दूरी एकांक हो, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। अब यहाँ से इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो जी का मात्रक निकालने के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो है इसको इधर की ओर कर देंगे तो ये FR² हो जाएगा, बटे में M1
m1 m2 हो जाएगा। मतलब ये सूत्र इस तरह से बन जाएगा, FR² अपॉन में क्या हो जाएगा m1 और क्या हो जाएगा m2 बराबर क्या हो गया g। तो यहाँ से बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, और ये द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम किलोग्राम द्रव्यवर्त किलोग्राम स्क्वायर। इस तरह से हम मात्रक भी निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला है, एक पिंड को पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा तक ले जाते हैं, उसके भार तथा द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, इसलिए वहाँ पर भार क्या होगा 0 होगा। इसके बाद भार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम केंद्र से बाहर आते जाएंगे भार का मान बढ़ता जाएगा, और पृथ्वी की सतह पर आने पर ये क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। पुनः पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो भार कम होता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है घटता है। फिर इसे हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो चंद्रमा पर भार जो होता है वो 1/6 गुना रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 गुना होता है पृथ्वी का। लेकिन द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान एक निश्चित राशि होती है, नहीं बदलेगी। तो इस तरह से पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा तक जाएंगे तो भार पहले 0 होगा केंद्र पर, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, सतह में अधिकतम हो जाएगा, फिर सतह से ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे घटेगा, चंद्रमा में चले जाएंगे तो उस भार का 1/6 गुना हो जाएगा और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, इसका मान कैसे होता है। तो देखिए, किसी पिंड को अनंत से किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। चूंकि यह किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित आकर्षण बल के कारण होता है, अतः इसका मान ऋणात्मक होता है। तो इसको समझ लेते हैं कि ये कोई पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र है और ये कोई दूसरा पिंड है जो अनंत में है। तो ये हम किसी पिंड को कहाँ से ला रहे हैं अनंत से, और गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं। तो यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पलायन वेग को परिभाषित कीजिए। तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, उसे पलायन वेग कहते हैं। तो यही है, ये पृथ्वी की सतह है, इस सतह से किसी पिंड को फेंक दिया जाए तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पुनः लौट करके वापस नहीं आता है। तो इस वेग को हम क्या बोलते हैं पलायन वेग। अगला देखते हैं, किसी उपग्रह को ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है। तो उपग्रह को किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, ये तो प्रश्न से उतार लिए, ग्रह और उपग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। फिर है विकृति कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की, अनुदैर्ध्य विकृति, अपरूपण विकृति और आयतन विकृति। अगला प्रश्न देखते हैं, जलाशयों के बांध की दीवारें तली में अधिक मोटी होती हैं, क्यों। तो जलाशयों के बांध की दीवारें तली में अधिक मोटी होती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है, जिससे तली पर पानी का दाब अधिकतम होता है। इस अधिकतम दाब को सहन करने के लिए इसके तली की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। वायुमंडलीय दाब से क्या तात्पर्य है। पृथ्वी के तल के प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के कारण लगने वाले भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर पारा है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कि वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के दाब को संतुलित करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में उसके मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों में रक्तदाब अधिक क्यों होता है। तो मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों में रक्त स्तंभ की ऊंचाई अधिक होती है, क्योंकि हृदय से लेकर के पैर की ऊंचाई थोड़ा अधिक होती है, जबकि हृदय और सिर की ऊंचाई कम होती है। इसलिए पैरों का जो रक्तदाब होता है वो कैसा होता है, मस्तिष्क से उच्च होता है। अगला है, वायुमंडल में बहुत अधिक ऊपर जाने पर हमारी रक्त नलियाँ के फटने का भय क्यों रहता है। तो अधिक ऊंचाई पर वायुदाब कम हो जाता है, अतः उसकी तुलना में मनुष्य के शरीर के भीतर का जो रक्तदाब है वो अधिक हो जाता है।
इसके कारण मुंह से, कान से, नाक से आदि से रक्त निकलने लगता है और रक्त नलियों को फटने का भय हो जाता है। अगला देखते हैं, कैलोरी की परिभाषा लिखिए। तो 1 ग्राम शुद्ध पानी का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। तो यहाँ पानी कैसा होना चाहिए? शुद्ध। उसका भार कितना होना चाहिए? द्रव्यमान 1 किलोग्राम। और ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है? 14.5 से 15.5 तक। तो इसको बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। अगला है, पेंडुलम वाली घड़ियों के पेंडुलम इनवार मिश्र धातु से क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इनवार मिश्र धातु का ऊष्मीय प्रसार गुणांक बहुत कम होता है, अर्थात मौसम बदलने से इनवार के पेंडुलम की लंबाई लगभग अपरिवर्तित रहती है, नहीं बदलती है, जिससे वह सही समय देती है। अगला प्रश्न है, ओला गिरने के बाद वायुमंडल का ताप कम क्यों हो जाता है? थोड़ा ठंडा ठंडा क्यों महसूस होता है? तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण जब ओलों की बर्फ पिघलती है तो वह वायुमंडल से ऊष्मा को लेता है, जिससे वायुमंडल का ताप कम हो जाता है और हमको ठंडा महसूस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समतापी पृष्ठ किसे कहते हैं? तो ताप की स्थायी अवस्था में ऊष्मा प्रवाह के लंबवत ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का ताप समान होता है उसे समतापी पृष्ठ कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक छड़ है और यहाँ पर ऊष्मा का प्रवाह इधर हो रहा है, तो इसके लंबवत ये पृष्ठ जो है ये लंबवत मान लें, ये लंबवत मान लें, तो ऐसे पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? समतापी पृष्ठ कहते हैं। ये ऊष्मा प्रवाह के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं और इनका ताप क्या होता है? समान होता है, तो इन्हें हम समतापी पृष्ठ कहेंगे। अगला है, ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो किसी पदार्थ के ताप की स्थायी दशा में 1 डिग्री सेल्सियस तापांतर वाली, 1 मीटर अनुप्रस्थ काट वाली, 1 मीटर लंबी छड़ से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। इसको ऐसा समझ लेना है कि आपके पास ही एक छड़ है, ये छड़, तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 1 मीटर। इसकी लंबाई कितना है? 1 मीटर। इनके तापों का अंतर कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो फिर ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक जब जाएगी एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो उसकी मात्रा को हम ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ताप की स्थायी अवस्था में यदि चालक का अनुप्रस्थ काट या छड़ का अनुप्रस्थ काट 1 मीटर स्क्वायर हो और यहाँ पर उसकी लंबाई 1 मीटर हो और उनके सिरों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो प्रति सेकंड जितनी ऊष्मा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। यहाँ अनुप्रस्थ काट जो हो लिखा है, ये अनुप्रस्थ काट का मीटर स्क्वायर समझ लेना है, 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट समझना है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, ऊष्मा इंजन क्या है? इसके प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो चलिए इसमें समझते हैं, ऊष्मा इंजन क्या है, इसके प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। वह युक्ति जिसमें ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में सतत रूप में बदला जाता है। ऊष्मा इंजन, या छोटे में कह सकते हैं कि वह यंत्र जो ऊष्मा को कार्य में बदलता है ऊष्मा इंजन कहलाता है। इसके 3 भाग होते हैं। उच्च ताप का ऊष्मा स्रोत, तो एक स्रोत होता है जिसका ताप उच्च होता है। दूसरा निम्न ताप का ऊष्मा सिंक, तो ये ऊष्मा का सिंक होता है जिसका ताप निम्न होता है। और अगला होता है कार्यकारी पदार्थ, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं ऊष्मा इंजन में। इसके बाद इसका अगला प्रश्न और देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, गैसों के लिए एवोगैड्रो का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार समान दाब ताप पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो अब कंडीशन देख लीजिए, दाब कैसा होना चाहिए? समान। ताप भी कैसा होना चाहिए? समान। आयतन भी कैसा होना चाहिए? समान। तब अणुओं की संख्या भी क्या होती है? समान होती है। तो यही है कि समान दाब पर, समान ताप पर सभी गैसों के आयतन समान हो तो अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। इसे हम एवोगैड्रो का नियम कहते हैं। अगला है, दोलनी गति के किस वस्तु में किन किन गुणों का होना आवश्यक है? तो दोलन करती वस्तु में जड़त्व का गुण होना चाहिए, तभी वह अपनी माध्य स्थिति की ओर को पार करके दूसरी ओर चली जाएगी। और वस्तु में प्रत्यास्था का गुण होना चाहिए, तो दोलन करती वस्तु में प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा।
तो यदि प्रत्यास्था का गुण होगा तो प्रत्यानयन बल लगेगा, और यदि जड़त्व का गुण होगा तो अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तरंग गति से क्या अभिप्राय है। तो ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें विक्षोभ अपना रूप बदले बिना एक नियत चाल से आगे बढ़ता रहता है, तरंग गति कहलाती है। तो फिर से देख लीजिए, ये तरंग गति क्या है, ऊर्जा का स्थानांतरण है। इसमें क्या होता है, विक्षोभ अपना रूप बदले नियत चाल से आगे बढ़ता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। अप्रगामी तरंगें किसे कहते हैं, तो जब समान आयाम की समान आवृत्ति की दो तरंगें माध्यम में एक ही चाल से चलती हों और एक ही रेखा में विपरीत दिशा में गमन करती हों, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तरंग के समय के साथ आगे नहीं बढ़ती, जिससे माध्यम में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, इसे अप्रगामी तरंगें कहते हैं। तो आप समझ लेना है, तरंगें कितनी हैं, दो, तो दोनों का आयाम समान हो, आवृत्ति समान हो, एक ही दिशा में चलती हो और उनकी चाल भी समान हो, तो यदि अध्यारोपण करती हैं तो परिणामी तरंग में आगे की ओर नहीं बढ़ती है और न ही ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अप्रगामी तरंगें कहते हैं। फिर है क्वेश्चन, निस्पंद तथा प्रस्पंद क्या होते हैं, दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो अप्रगामी तरंग में माध्यम के कुछ बिंदुओं का कंपन, आयाम, वेग शून्य होता है। आप सिंपल आयाम भी लिख सकते हैं कि आयाम शून्य होता है, इन बिंदुओं को निस्पंद कहते हैं। इसके विपरीत माध्यम के कुछ बिंदुओं पर कंपन, आयाम, वेग अधिकतम होता है, इन बिंदुओं को प्रस्पंद कहते हैं। और दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है, जहां λ तरंग दैर्ध्य है। अगला प्रश्न है, विस्पंद किसे कहते हैं, स्पष्ट विस्पंद सुनने की आवश्यक शर्त क्या है। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप ध्वनि की तीव्रता में होने वाले क्रमिक उतार चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। तो समझ लीजिए, माध्यम में लगभग आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, समान, थोड़ा अंतर होना चाहिए, और उनका अध्यारोपण होता है तो तीव्रता में उतार चढ़ाव हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्पंद। इसकी शर्तें क्या हैं, दोनों तरंगें एक ही दिशा में एक ही रेखा में समान चाल से चलना चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्ति में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, दोनों तरंगों का आयाम लगभग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब अगला है, सन्नादि किसे कहते हैं, तनी हुई डोरी में कौन कौन से सन्नादि उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो वे कंपन जिनकी आवृत्तियाँ मूल कंपन की आवृत्ति की सरल गुणक होती हैं, उन्हें सन्नादि कहते हैं। तनी हुई डोरी में सम और विषम सन्नादि उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो तनी हुई डोरी में कौन कौन से सन्नादि उत्पन्न हो सकते हैं, सम और विषम। और सन्नादि क्या होते हैं, जिनकी आवृत्तियाँ मूल आवृत्ति के सरल गुणक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सन्नादि कहते हैं। अब यह खुली नली में बंद नली की अपेक्षा मधुर स्वर उत्पन्न होते हैं, क्यों। तो स्वर उसी समय मधुर होता है जब उसमें सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उपस्थित होते हैं। खुली नली में सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न होते हैं, जबकि बंद नली में केवल विषम सन्नादि ही उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि खुली नली में बंद नली की अपेक्षा मधुर स्वर उत्पन्न होते हैं। तो सीधा सीधा है, यहाँ पर खुली नली में सम और विषम दोनों सन्नादि उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण इसका स्वर मधुर लगता है, जबकि बंद नली में केवल विषम सन्नादि उत्पन्न होते हैं, तो कम मधुर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2 अंकों के प्रश्न अब समाप्त होते हैं। तो 2 पार्ट में वीडियो है, आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए दोनों पार्ट का वीडियो देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।